प्यार में धोखा खाए सिंगर ज्योति लांबा की गुहार, शादी की मगर पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मुंबई, अंधेरी पश्चिम की निवासी और गायिका ज्योति लांबा 37 ने प्यार में मिले धोखे और न्याय की लड़ाई को लेकर शुक्रवार को अंधेरी पूर्व में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उपेश ठक्कर नामक व्यक्ति ने उनसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बावजूद अब पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। ज्योति लांबा के अनुसार 16 सितंबर 2022 को एक सहेली के जन्मदिन पार्टी में उनकी मुलाकात 40 वर्षीय उपेश ठक्कर से हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। इसके बाद 19 अप्रैल 2024 को अंबरनाथ थाने स्थित शिव मंदिर में पारंपरिक हिंदू रीति से दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों मलेशिया, कश्मीर, दिल्ली और उज्जैन, महाकाल जैसे स्थलों पर साथ घूमे। कुछ समय बाद उपेश उन्हें गुजरात लेकर गया और वहां किराए के मकान में रखा। लेकिन 12 जनवरी 2025 को ये कहकर उपेश ठक्कर घर से निकला कि वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है और कभी संपर्क नहीं किया। ज्योति ने बताया कि 22 अगस्त 2024 को जब ठक्कर से किसी तरह संपर्क हुआ तो उसने साथ रहने से इनकार कर दिया, जिससे रिश्ते में दरार आ गई। 6 फरवरी 2024 को दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी हुई, जहां उपेश ठक्कर ने कथित तौर पर समझौते के तहत पैसा देकर पीछा छुड़ाने की बात कही, जिसे ज्योति ने ठुकरा दिया। ज्योति लांबा ने 26 फरवरी 2024 को वसोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 1 साल तक उनके साथ दाम्पत्य संबंध बनाए गए और अब उन्हें पत्नी मानने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने यौन शोषण के गंभीर आरोप को दरकिनार करते हुए सिर्फ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया और कार्रवाई अधूरी छोड़ दी। ज्योति लांबा ने कहा कि मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। जब शादी हुई है तो मुझे पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कानून से मदद चाहिए। आज मैं दर दर भटक रही हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, भावुक स्वर में ज्योति ने कहा। हमारा यह मामला एक बार फिर रिश्तों में धोखे और महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। ज्योति लांबा है, शादी के बाद ज्योति उपेश ठक्कर मेरा नाम है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने एग्री किया। अगर मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे वाइफ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ नहीं मानता तो मेरे साथ गलती हुआ है। शुरू से बताइए क्या हुआ, मतलब किस पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ? उपेश ठक्कर, उपेश हसमुख लाल ठक्कर उसका नाम है, अहमदाबाद का बिजनेसमैन है। वो मुझे मिला था मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे। वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी दोस्ती हुई और ये 1.25 साल 1.5 साल हम लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो 2023 में फरवरी में मेरे घर के नीचे आया। उसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने बोला ठीक है, तुम तो शादीशुदा हो। तो उसने बोला नहीं, हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, पेपर आ जाएंगे। फिर 2024 में वापस वो मुझसे मिलने आया। फ़ोन पे हम लोग कंटिन्यू बात करते थे, मतलब 10-10, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे डेली एवरीडे हमारा बात होता था। फिर उसके बाद वो आया तो उसने बोला कि पेपर आने वाले हैं और मुझे शादी करनी है। 3 अप्रैल को 2024 में उसने आके मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने उससे पेपर मांगे तो उसने बोला पेपर आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही, आप शादी कर लो उसकी, क्योंकि मुझे मई में जाना है बाहर बिजनेस ट्रिप में। तो ऐसे करके उसने अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराई और उसकी वाइफ से मैं मिली भी हूँ मई में उसकी वाइफ से और उसकी भाई की वाइफ से, दोनों से मिली हूँ मई में अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे शादी हुई। शादी वाले दिन भी उसने पेपर नहीं लाया तो उसने बोला था शादी से पहले पेपर ले आऊँगा, मैं शादी में आ रहा हूँ, मैं पेपर लेके आऊँगा। उससे पहले पूजा भी हुई है। वो बोलता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई। वो 11 तारीख को पूजा भी करके गया है यहाँ पे आके, वो भी फ़ोटोज़ है हमारे पास कि शादी से पहले ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो भी हुई है हम दोनों की। उसके बाद वो शादी के लिए, हल्दी के लिए आया। हल्दी और शादी साथ में हुई है हमारी। और उसके बाद में वो वहाँ से 22 तारीख को गया तो उसका बिज़नेस उधर है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आना जाना पड़ता है, उधर शिफ्ट करते हैं। और मैंने भी एग्री किया कि शादी करी है तो मेरे को भी आपके साथ ही रहना है। ऐसा करके उन्होंने मई में उधर स्कूल ढूंढे बच्चों के। मैं मई में उधर गई, घर देखा, स्कूल देखा, फिर हमने डन किया। स्कूल डन होने के बाद हमने फ्लैट डन किया। फिर 8 जून को वो मुझे लेने आया। 8 जून को हम लोग शिफ्ट हुए। 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। 8 जून को यहाँ पे था। बोला लास्ट दिन है, आप घूम लो फिर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर पता नहीं कब होगा आना। तो ऐसा करके 8 तारीख को वो मेरे साथ ही था लेमन ट्री होटल में अंधेरी में, क्योंकि मेरा सामान तो शिप पैक करके भिजवा दिया था। तो हम दोनों लेमन ट्री में थे। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जून में उधर शिफ्ट हो गए 2024 में। तो ऐसा करके अच्छे से रह रहा था। अगस्त में मुझे पता चला कि भाई उसने डिवोर्स नहीं फाइल किया, क्योंकि मैं उससे पेपर मांगती थी। जब उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया वो झूठ बोल रहा है, उधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो हमारे झगड़े होने लगे। मैं उसको बोलती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, पेपर दो, क्योंकि मैं भी फंस चुकी थी। मेरे बच्चों का स्कूल बोर्ड चल रहे हैं, वहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। उसकी वाइफ से भी मेरी बात कराता रहा कंटिन्यू। उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर उसने आना बंद कर दिया। 15 दिन नहीं आता, 15 दिन बाद फिर आता, फिर कभी 10 दिन नहीं आता। फिर लास्ट में नवंबर के बाद उसने दिसंबर 6 को आया था। फिर सीधा एक महीने का गैप देने लगा। फिर 24 को आया, तब मुझे पता चला कि वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, स्विट्ज़रलैंड गया था वो
27 को मेरे घर से ही गया था। उस वजह से हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। तो उसके बाद जनवरी में उसने फिर यही कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, ऐसा वैसा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई, वहाँ मेरा कोई नहीं था उपेश ठक्कर के अलावा, मेरे बच्चे और मैं, और बच्चों के बोर्ड्स थे, मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने झूठा मुझे अपने दोस्त से कॉल करवाया, वो मुझे मैसेज भी, उपेश ने खुद ही बोला था कि आप उससे बात करो, उसके दोस्त से बात किया। तो उसने बोला कि हम एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, कि उसके चाचा वगैरह को नहीं पता नहीं था, अभी पता चला है करके, तो एक फैमिली मीटिंग करते, उसमें सब सेटल हो जाएगा कि आप दोनों का घर बस जाएगा, उसके घर वालों को अगर जैसे चाचा वगैरह को पता चलता है तो मैंने बोला ठीक है। उन लोगों ने टिकट कराई मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली, छोटी वाली, हम चारों सिस्टर, और जिसने शादी मैनेज की थी एस्ट्रोलॉजर, वो भी आई थी उधर वो मीटिंग में। वो मीटिंग में मुझे बोला गया कि पहले तो ये बोला उसके चाचा ने, इसने गलती करी है, इसको 2 थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला इसके 2 थप्पड़ मारने से मेरी लाइफ सही नहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लोग मुझे ऑफ़र करने लगे। मैंने बोला मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पति चाहिए, ऐसा बोल के ये मीटिंग चली। बोला मुझे नहीं रहना है, तो मैं आ गई। उन्होंने वो सोच समझ के मीटिंग बिठाई थी मेरे घर से आधा घंटा 40 मिनट दूर, और वो साबरमती में उनकी पहचान है, क्योंकि वो हिम्मत नगर गाँव का रहने वाला है, अहमदाबाद अभी 2-2.5 साल से ही शिफ्ट हुए वो लोग। तो इसके लिए वहाँ पे उन्होंने 8 तारीख को मेरे खिलाफ झूठी ऐसी कंप्लेंट डाली। मुझे 8 तारीख को फ़ोन आया शाम को 6 बजे। तो मैंने बोला 6 बजे तो लड़की नहीं आती है, कोई पुलिस स्टेशन में आप बुला नहीं सकते हो। मैंने बोला मैं कल आती हूँ। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, मुझे पता नहीं था, तो मैं लॉयर को लेके गई वहाँ पे। तो वो झूठा केस बनाया था कि मेरी शादी नहीं हुई, लड़की ब्लैकमेल। तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला मेरी तो शादी हुई है। फिर ये बोल के मेरे लॉयर ने, हम लोग आ गए। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया, तो 14 को मुझे बुला रहे थे, तो हम लोग 15 को उधर वापस गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसे ले लो, सेटल कर लो, ख़त्म कर दो। पुलिस स्टेशन में भी मुझे यही बोला गया, और ना मेरे से कोई राइटिंग में कुछ लिया। मैं लिख के लेके गई थी, जबकि क्योंकि 9 तारीख को गई थी, उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन डाले थे, तो मैं वो लिख के लेके गई थी कि मेरे पास सारे प्रूफ। ना उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट लिया, ना रिटर्न में कोई पेपर दिया। हमने मांगा भी कि आप ये ले लो और दो। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे हरेस किया गया। मैंने महिला मंडल में भी एक कंप्लेंट डाला था, वहाँ पे अर्जी डाला था, तो महिला मंडल वालों ने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे समझ आ गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और मैं बोड़क देग में भी गई थी उधर, तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ जाके केस करो। तो मुझे वहाँ से निकलना था, क्योंकि मुझे पुलिस वहाँ के हरेस कर रही थी, बार बार बुला के, ना कुछ कर रही थी, बस पैसों का ऑफ़र वो लोग कर रहे थे, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं मांग रही थी। एक भी प्रूफ अगर उनके पास है कि मैंने पैसे मांगे, हाँ मैंने खर्चे के पैसे मांगे, मेरा हस्बैंड है वो, वहाँ की मेरा पुलिस आपकी किस तरह से आपको अरेस्ट कर रही थी? बार बार फ़ोन करके बुला रही थी। अगर मैं जा रही थी, कोई स्टेटमेंट नहीं ली जा रही थी। मैं 2 बार गई, मेरी कोई स्टेटमेंट, मैं लिख के भी स्टेटमेंट मेरे वकील के साथ लेके गई, वो भी नहीं लिया गया मुझसे। कोई ऑफिसर किसी का नाम आपको याद होगा जो फ़ोन करके बुलाते थे? वो राव सर है, उनका नंबर भी है मेरे पास। वो हमेशा मुझे व्हाट्सअप कॉल ही करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। अगर आप पुलिस वाले हो तो आप मुझे नॉर्मल कॉल करो ना, क्योंकि वो फ़ोन पे भी मेरे बेटे का नाम लेके मुझे डरा रहे थे, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये वो। मैंने वो कंप्लेंट में भी डाला, पर उन्होंने मेरी वो कंप्लेंट वापस रिटर्न में नहीं ली गई। तो मैं समझ गई कि मुझे डरा रहे हैं, और मुझे उधर 6 तारीख को भी ये बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम पैसे वाले हूँ। फैमिली के नाम पे उसके सिर्फ चाचा जी थे, बाकी एक उसका दोस्त था प्रदीप पटेल जिसने मीटिंग अरेंज की थी, एक वो था FC पटेल, और एक 2 जन को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, कोई पॉलिटिशियन थे, और एक लेडी आई थी। तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम पैसे लो, अपनी ज़िंदगी सेटल करो और चली जाओ। मैंने बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वहाँ पे ये 3 घंटा यही बात चली, सब मुझे मना रहे थे कि अपने फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। तो ये मुझे फंसाने के लिए किया गया था, और वो लोग ही ऑफ़र कर रहे हैं, और वो लोग ही मुझे मीटिंग में बुलाया। मेरे पास सारे प्रूफ है, हमने तो मीटिंग नहीं रखी थी, कोई मीटिंग नहीं रखी। तो उसके बाद से मेरे को समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे ये लोग मुझे बोल रहे थे पुलिस स्टेशन में प्रूफ लेके आओ। तो मैंने बोला पुलिस स्टेशन में कोई प्रूफ नहीं दिया जाता, कोर्ट में साबित, मैं आपको जेरॉक्स दूंगी, ओरिजिनल प्रूफ नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में पेश करूंगी ओरिजिनल प्रूफ। मेरे पास सारे प्रूफ है, आप लिख के ले लो। उन्होंने मेरा कोई नहीं लिया। फिर मैं 17 तारीख को इधर आ गई। मैंने उनको बोल के आई कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मैंने वो राव मुझे बहुत फ़ोन कर कर के परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको झूठ बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं लोन निकालने जा रहा। अगर मैं उनको बोलती मैं इधर कंप्लेंट डालने आई हूँ, तो मुझे और हरेस करते। तो मैं वहाँ से आई, और 26 फरवरी से मैं यहाँ पे आई, फिर वकील ढूंढा, ये सब किया। 26 फरवरी से मैं इधर जा रही हूँ, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। 3-4 बार उन्होंने मेरी अर्जी ली, उसको फ़ोन किया, वो नहीं आया। उसके बाद बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने मेरी FIR ली। FIR में भी उन्होंने वो नहीं डाला जो मुझे, अगर वो मुझे वाइफ ही नहीं मानता तो उसने मेरा एक तरह का यूज़ ही किया है ना, तो उस पर लगना चाहिए ना एलिगेशन।
वो बड़ा आदमी है, उसने मुझे पहले ही धमकी दी, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगी, मैं सब कुछ खरीद लूँगा, इससे अच्छा तुम जो मिल रहा है वो लेके चले जाओ। मुझे ऐसे डराया जा रहा था, मेरे बच्चों का नाम लेके भी डराया जा रहा था। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे पुलिस भेजी। अगर आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजो तो मेरे घर का एड्रेस तो था उपेश ठक्कर के पास, वहाँ नहीं भेजा जहाँ मैं पहले काम करती थी। अभी मैं 1 साल से वहाँ हुई नहीं, 1 साल हो गया मेरे को काम छोड़ के, जब से मार्च से, पिछले मार्च से जब से उपेश ने मेरा काम छोड़ा, मैं वहाँ कभी पैर ही नहीं रखी हूँ। वहाँ पे पुलिस भेज रहा है इधर, तो मेरे घर पे क्यों नहीं भेजो, सिर्फ डरा रहे हैं मुझे, और वहाँ बुला के मुझसे सेटलमेंट करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 2। उसी से हैं? नहीं, पहले डिवोर्स हो चुका है मेरा। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ अगर या तो वो मुझे इज्जत से वाइफ बनाए, जैसे शादी किया उसने मुझसे, नहीं तो उसको फिर वो 376 पुलिस वालों को लगाना चाहिए। उसने मेरा यूज़ किया शादी के नाम पे, तो मुझे पैसे धोखा कितना दिया है। कितना दे रहा है आपको? मुझे 3 से 4 लाख रुपए महीने का देता था, जिसमें 62,000 रेंट जाता था, और घर का खर्चा, और थोड़ा बहुत कैश देता था हाथ में घर के खर्चे के लिए। छुड़ाने के लिए कुछ अमाउंट सर कुछ किया है आपने? नहीं, मैंने मना, बोल रहे थे मुझे कि तुम क्या चाहिए तुम्हें बोलो, ये वो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। शादी का फोटो है आपके पास? हाँ, शादी का फ़ोटो, वीडियो, पंडित, सब कुछ है वहाँ पे, फोटोग्राफी। हाँ, है, उनकी फ़ोटो है, सब फ़ोटो है मेरे पास। हाँ, उनका नाम क्या है? उपेश हसमुख लाल ठक्कर। अंधेरी वेस्ट में कहाँ रहती हैं आप? मैं वर्सोवा में रहती थी, उसके बाद मुझे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। मेरा सारा सामान उधर है, मैं उधर से इधर बैठी हूँ। उधर के रूम ओनर का भी मुझे फ़ोन आ रहा है, उसने जनवरी से मुझे खर्चा बंद कर रखा है, रेंट वेंट कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मैं मेरी सिस्टर के घर पे और जीजा के साथ में रह रही हूँ, वो लोग भी मेरा खर्चा उठा रहे ये हैं। आपका अरेंज मैरिज हुआ था, तब शादी में कौन कौन थे? आपके फैमिली से, उनकी फैमिली से? उनकी फैमिली से कोई नहीं आया, तो उसने बोला कि अभी डिवोर्स हुआ है, मैं 2-3 महीने में बताऊंगा, पेपर आने के बाद फिर मैं सबको ओपन करूंगा। आप मेरे साथ गुजरात चलो, अहमदाबाद चलो, तो मैं धीरे धीरे सबको बता दूंगा, वो आपकी जाए। फैमिली से कौन कौन? मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर, मेरे पापा मम्मी नहीं है, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी बाकी सिस्टर, मेरे फ्रेंड, जो भी मेरे क्लोज के लोग थे, सब आए थे शादी में। ये शादी हिंदू रीति से हुई थी? हिंदू रीति रिवाज से हुई है, शिव मंदिर में। मैम ये कहते हैं अगर जो है अधिकारियों से नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है ऊंचे अधिकारियों से लगाया जाता है, जब ऊंचे अधिकारियों से भी नहीं होता है तो न्याय की गुहार जो है कोर्ट में लगाया जाता है। क्या आपने पुलिस के खिलाफ जो है मुकदमा पंजी या कोई अपील की है? हमने डाला है कल, क्योंकि मेरे को 2 महीने हो गए, अभी 26 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। वो आराम से घूम रहा है, और जिसने गलती नहीं की है वो इधर उधर भटक रही है, और वो आराम से है राजा के जैसे अपने इधर। मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है आगे? उसने मेरा काम छुड़वा दिया, कुछ नहीं है आज मेरे पास। मेरे बच्चों का भी एडमिशन पे आया, तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी लाइफ ख़राब की है उसने, सिर्फ अपनी एक उसके लिए। ये शादी का वीडियो में से मैंने बनाया हुआ है, पूरा वीडियो है शादी का। थोड़ा सेंटर में रखिए, आपके सेंटर में रखिए, नीचे इधर इधर। इसमें चूड़ा भी पहनाएंगे, पूरा शादी का है। ये हल्दी उतार रहे हैं सुबह। ये हल्दी का भी है, देखो खुद नाच रहा है। इसमें कौन सी ज़बरदस्ती शादी दिख रही है आप लोग को? ये हल्दी वाले दिन की है। ये देखिए, खुद नाच रहा है वो। ऐसा पूरा बहुत है इसमें, जिसमें वो बहुत खुश है, रिंग पहना रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैडम आप भी ऑलरेडी शादीशुदा थी, डिवोर्स ही वो हूँ भी शादीशुदा थे। मैं, 12 साल हो गए मेरे डिवोर्स को। आपके डिवोर्स? हाँ जी, और आपने डिवोर्स का पेपर को दिया हुआ था? सब उनको पता, उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी एफआईआर में कि 12 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया, उसके बच्चे हैं, उसको सब पता था मेरी लाइफ के बारे में। ये पता है कि 2 बच्चे आपके हैं? हाँ, सब पता था। वो मेरे एक्सेप्ट बच्चों किया से, था? उन्होंने मेरे बच्चों से भी बात की, उन्होंने एडमिशन भी खुद कराया उधर अहमदाबाद में मेरे बच्चों का। हाँ, तो आप क्या चाहती है, मतलब क्या होना चाहिए आपके साथ में, क्या इंसाफ? मैं ये चाहती हूँ अगर उसने मुझसे शादी की है तो बीवी का दर्जा दे, अगर वो शादी को नकारता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह से सजा चाहती तो है? मेरा उसने शोषण ही किया है ना शादी के नाम पे,
धोखा दिया है उसने मुझे। शादीशुदा होके भी मेरे से झूठ से शादी की। और अगर वो बोलता है तो 1 साल पहले उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? इतना बड़ा आदमी है वो आज केस कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया उसने केस? चलो शादी के बाद भी केस क्यों नहीं किया? मेरा यूज़ किया, मलेशिया घूमा, मेरे साथ कश्मीर मेरे को हनीमून के लिए लेके गया, मेरे साथ दिल्ली गया, मेरे साथ दुबई जाने का था, मैंने कैंसिल किया था, और मुझे वैष्णो देवी लेके गया। हर एक जगह घूमा है वो मेरे साथ। ये कौन सी ज़बरदस्ती शादी है? सारे प्रूफ है मेरे पास। आपने कहा कि आपकी और उनकी वाइफ से भी बातचीत हुई हाँ थी। हाँ, आपको क्या लगता है वो भी इसमें उसमें शामिल है, वो इसमें शामिल है, पूरी तरह से शामिल है। क्यों आपको लगता है ऐसी कुछ बात? क्योंकि हुई उसने आपके मुझे बात की, उसने भी झूठ में पूरा साथ दिया कि हाँ हम डिवोर्स दे रहे हैं ये वो। और मुझे पता चला कि और भी उपेश ठक्कर का, जिसमें हनी ठक्कर पूरी तरह से शामिल है। साथ? आपने आरोप लगाया कि अभी तक उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं नहीं किया है, नहीं किया तो है। ये आपको कैसे पता चला? आपके वाह। पास इसका कोई प्रूफ है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं किया था? वहाँ पे मेरे से हनी से बाद में बात हुई, जो झगड़े होते, हनी ने बोला कि नहीं अब वो हमारा कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं है, मैं अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूँ। मैंने कर दो, मैंने उसको सीधा बोला करो, तो भी उसने नहीं किया। अगर वो उसकी वाइफ है, सबसे पहला हक बनता है उसका केस करने का, उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मिली हुई है। एक्सटॉर्शन का केस किया आपके ऊपर, हाँ वो एफआईआर में उन्होंने दिखाया कि आपसे शादी हुई है उनकी? हाँ, उसमें उसने बोला है कि उसने ये बोला है झूठ के ज़बरदस्ती शादी। तो इसमें ये नाच रहा कूद रहा है, खुद से आया है अहमदाबाद से, तो कौन सी ज़बरदस्ती शादी है? 2.5 साल 3 साल हो गए अभी शादी से पहले से, मैं उसको 2 साल से जानती हूँ। और यहाँ पे जो आपने एफआईआर करवाया है वर्सोवा में, उसमें मेंशन है कि आपके और उसकी शादी हुई है सर? हाँ उसमें मेंशन है। उसमें मेंशन हाँ, और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि हनी से मेरी बात होती थी और हनी भी मिली हुई। मैंने पुलिस वालों को बहुत बोला कि हनी के खिलाफ भी आप एक्शन लो, तो वो बोल रहे हैं उसकी क्या गलती है। मेरा मतलब 2 महीने के बाद बहुत ये करके एफआईआर लिया गया, और उसके बाद भी बहुत कम सेक्शन लगाए गए। एफआईआर में आपने दिखाया कि आपके साथ यौन शोषण हुआ है, हाँ लिखा है। तो फिर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिया? शोषण का जो एफआईआर क्यों नहीं लिया? पता नहीं क्यों नहीं लिया, हमने उनको बहुत बोला। आपको ऐसा लगता है कि अब पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? हाँ मैंने कहा 498 अगर लागू हो गया है मामले का, ये साफ तौर पे माना जाएगा कि पति पत्नी तौर पे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हाँ। तो आपने आरोपी को क्या क्या नाम बताया 498 के अंदर? मतलब 498 अगर आप पे पुलिस ने आपका लिया हुआ है, हाँ, तो उसके अंदर आरोपी कितने लोग आपने बनाया है? आरोपी उपेश ठक्कर और हनी ठक्कर को मैंने बोला है। उनको पुलिस अरेस्ट किया है? नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 498 की एफआईआर कॉपी कहाँ है? एफआईआर कॉपी है, डीसीपी है अहमदाबाद के लखानी, वो इधर पुलिस वालों को फोन कर रहे हैं, ये मुझे भी पता है, ये हम सबको पता है, और इसलिए मेरा केस आगे नहीं बढ़ रहा। और एफसी पटेल करके है यहाँ पे, वहाँ का है, पर यहाँ पे उसका बिल्डर लाइन में कुछ काम है। उसने उपेश को बोला था टेंशन मत लो कि मैं एफआईआर नहीं होने दूंगा। वो दोनों मिलके यहाँ पे प्रेशराइज करवा रहे हैं।